हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेटल एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में, तो आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं उससे अगला लेसन हीट ट्रीटमेंट के बारे में, ऊष्मा उपचार के बारे में। तो ऊष्मा उपचार क्यों किया जाता है, किसी भी स्टील का उसकी आवश्यकता क्या होती है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे, फिर जानेंगे ऊष्मा उपचार के बारे में। तो बेसिकली स्टील एक ऐसी धातु है बहुत ही जिसका बहुत ही उपयोग है मैकेनिकल फील्ड में। कहीं पर इस पे हमें बेंडिंग करनी होती है, कहीं पर ट्विस्टिंग करनी होती है, कहीं पर इस पे वाइब्रेशन लोड लगाना होता है, कहीं पर टेंसाइल लोड, कहीं पर कंप्रेसिव लोड, विभिन्न प्रकार के कार्य इस पर किए जाते हैं। मान लीजिए कहीं कोई कटिंग टूल है तो वो हार्ड और टफ होना चाहिए, साथ साथ जो उसकी कटिंग एज है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। तो इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के गुणों की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो इन गुणों को उत्पन्न करने के लिए हम करते हैं बेसिकली हीट ट्रीटमेंट, ऊष्मा उपचार। ऊष्मा उपचार है क्या? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि वांछित गुण को प्राप्त करने के लिए किसी भी मेटल को, किसी भी धातु को या एलॉय स्टील को हम एक निश्चित ताप तक गर्म करते हैं, उसके बाद फिर एक निश्चित दर से ठंडा करते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट वही एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील को गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद इस निश्चित दर से ठंडा किया जाता है, जिससे कि हमें वांछित गुण की प्राप्ति हो सके। तो यही कहलाता है हीट ट्रीटमेंट। अब हीट ट्रीटमेंट है तो इसका जो इफेक्ट है उसके ग्रेन्स पर, उसके आंतरिक स्ट्रक्चर, इंटरनल कंपोजिशन पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो उसके कंपोजिशन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे स्टील्स के बारे में। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो आयरन होता है, लोहा होता है, पूर्ण रूप से शुद्ध फेराइट होता है। फेराइट स्ट्रक्चर की बात की जाए सबसे पहले फेराइट, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फेराइट क्या है। तो फेराइट पूर्ण रूप से आयरन होता है, शुद्ध लोहे का जो स्ट्रक्चर होता है वो फेराइट कहलाता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है, लगभग न के बराबर 0.008 से 0.025% कार्बन होती है। बहुत ही कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है फेराइट में, क्योंकि यह पूर्ण रूप से क्या होता है, शुद्ध लोहा होता है। यह स्ट्रक्चर काफी सॉफ्ट होता है, मतलब बहुत ही नरम होता है। नरम है तो उसके साथ साथ इसमें डक्टिलिटी का गुण भी पाया जाता है, नरम और तन्य होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जितने ये पॉइंट्स है, ओनली पॉइंट टू पॉइंट है, ये सारे आपके एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप नोट डाउन करते चलेंगे। तो फेराइट क्या है? ये पूर्ण रूप से लोहे का शुद्ध रूप होता है जो कि काफी नरम और तन्य होता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। इसके बाद बात की जाए, अगर जो फेराइट है इसमें अगर हम कार्बन मिला दें तो कार्बन के मिलने के साथ ये एक सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जब कार्बन फेराइट में घुलकर एक सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सीमेंटाइट कहते हैं। सीमेंटाइट क्या है? बेसिकली केमिकल मिक्सचर होता है, रासायनिक मिश्रण होता है किसका? आयरन मींस फेराइट का और कार्बन का। फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण ही क्या कहलाता है? सीमेंटाइट कहलाता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 6.67% होती है और आयरन या फेराइट की मात्रा लगभग 93.33% होती है। अगर इनके अनुपात की बात की जाए तो कार्बन और फेराइट का जो अनुपात होता है 1:14 के अनुपात में उपस्थित हो गए। क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा काफी अधिक होती है, इसलिए जो ये स्ट्रक्चर होता है काफी हार्ड और ब्रिटिल होता है, मतलब ये बहुत ही कठोर होगा और कठोर होने के साथ साथ ये स्ट्रक्चर भंगुर भी होता है। तो इसमें कई बार पूछा गया है, जब कार्बन फेराइट में घुलकर सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है तो क्या कहते हैं? सीमेंटाइट कहते हैं। इसमें कार्बन और फेराइट का मिक्सचर 1:14 के अनुपात में होता है। यह बहुत ही कठोर और भंगुर स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद क्या आता है, जो इसमें फेराइट होता है, लोहा होता है सीमेंटाइट में, यह स्वतंत्र रूप में उपस्थित नहीं होता है, बल्कि एक अलग स्ट्रक्चर के रूप में उपस्थित होता है जिसे हम जानते हैं पियरलाइट के नाम से। तो पियरलाइट क्या है? बेसिकली मिक्सचर होता है यह भी किसका? फेराइट का और सीमेंटाइट का। फेराइट इसमें लगभग 88% फेराइट होता है और 12% सीमेंटाइट होता है। किसमें? पियरलाइट में। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर होता है। कौन सा? पियरलाइट। बेसिकली किसका मिश्रण है? फेराइट 88% और सीमेंटाइट 12%। अब जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे पियरलाइट की मात्रा क्या होती है? बढ़ती जाती है।
मान लीजिए कोई स्टील है, उसे हमने अपर क्रिटिकल ताप तक गर्म किया, उच्च क्रांतिक ताप पर गर्म किया या क्रिटिकल रेंज में गर्म किया। फिर उसमें जो सीमेंटाइट है या फेराइट है, पेरलाइट है, ये तीनों होते हैं। अगर 0.8 से नीचे है तो फेराइट और पेरलाइट होता है, 0.8 से ऊपर हो जाता है तो पेरलाइट और सीमेंटाइट हो जाता है। तो होता क्या है, जो आपका ये पेरलाइट होता है, पेरलाइट हमारा कन्वर्ट होता है आफ्टर क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर ये 0.8 से नीचे है तो पेरलाइट आपका कन्वर्ट हो जाता है ऑस्टेनाइट में। अगर 0.8 के ऊपर है तो जो पेरलाइट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है वो भी ऑस्टेनाइट में। तो एबव क्रिटिकल रेंज, जब क्रिटिकल ताप तक हम किसी भी स्टील को गर्म करते हैं तो उसके पेरलाइट में क्या होता है, ये चेंज हो जाता है, किसमें जाके, ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें प्राप्त होती है एक ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर। ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर क्या होती है, बहुत ही हार्ड होती है बट ब्रिटल नहीं होती है। हार्ड होगी, मजबूत होगी, लेकिन ब्रिटल नहीं होगी, काफी ही मजबूत स्ट्रक्चर होती है ऑस्टेनाइट। अब इस ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को यदि हम काफी तेजी से ठंडा कर दें, मीन्स रैपिड कूलिंग कर दिया जाए, जैसे कि ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है उसमें या वाटर में डालकर हम काफी तीव्र गति से ठंडा कर दें, तो ये ऑस्टेनाइट वाला स्ट्रक्चर हमारा फिर से पियरलाइट और सीमेंटाइट या फिर पियरलाइट और फेराइट में कन्वर्ट ना हो के एक नया स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे जानते हैं हम मार्टेनसाइट के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, मार्टेनसाइट के नाम से। कब प्राप्त होता है, ये रैपिड कूलिंग ऑफ ऑस्टेनाइट, ऑस्टेनाइट को काफी तीव्र गति से ठंडा करने पर हमें प्राप्त होता है मार्टेनसाइट। तो मार्टेनसाइट का स्ट्रक्चर होता है बहुत ही हार्ड होता है, काफी ज्यादा कठोर होता है और उसके साथ साथ ये ब्रिटल भी होता है। हार्ड होता है, उसके साथ साथ भंगुर भी होता है। अब यदि इस मार्टेनसाइट वाली स्ट्रक्चर को, चूंकि ये भंगुर है, उतना ज्यादा उपयोगी होता नहीं है, तो अगर इस स्ट्रक्चर को हम क्या करें, फिर से लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। किसको, मार्टेनसाइट वाले स्ट्रक्चर को लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए, उसके बाद स्लोली स्लोली इसे कूल डाउन किया जाए, तो मार्टेनसाइट हमारा चेंज हो जाता है और एक नया स्ट्रक्चर प्राप्त होता है जिसे कहते हैं टूरासाइट। टूरासाइट क्या होता है, हार्डनेस इसकी भी काफी अच्छी होती है, लेकिन हार्डनेस होने के साथ साथ इसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी भी आ जाती है। ब्रिटलनेस धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे कि यह क्या हो सकता है, अब्जॉर्ब वाइब्रेशन मतलब झटकों को सहन करने की क्षमता इसमें पैदा हो जाती है। मार्टेनसाइट का जो स्ट्रक्चर था, क्योंकि ये ब्रिटल था इसलिए झटकों को सहन नहीं कर पाता है। इस जो ये डिफेक्ट था उसको दूर करने के लिए इसके हम फिर से 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें, स्लोली कूल डाउन करते हैं, जिससे कि ये क्या होता है, हार्ड होने के साथ साथ इसमें वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने की भी कैपेसिटी आ जाती है, झटकों को सहन करने की क्षमता इसमें डेवलप हो जाती है। एक और स्ट्रक्चर इसमें आता है सोराबाइट। सोराबाइट हमें कब प्राप्त होता है, मान लीजिए कोई स्टील है, उसको हम क्या करते हैं, 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं और गर्म करने के साथ साथ हम उसे स्लो कूल डाउन करते हैं। मार्टेनसाइट में हम क्या कर रहे थे, तेजी से कूल डाउन कर रहे थे, बट यदि उसे हम स्लो कूल डाउन करते हैं तो वो प्रक्रिया क्या होती है, टेम्परिंग होती है। मतलब अगर स्टील को 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके टेम्परिंग किया जाए तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, सोराबाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। जो सोराबाइट का स्ट्रक्चर होता है ये काफी टफ, बहुत ही मजबूत होता है और साथ साथ ही डक्टाइल भी होता है। मतलब ये वन प्रोसेस होता है जिसमें हम हार्डनिंग और टेम्परिंग एक साथ करते हैं, तो इससे जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है काफी टफ और डक्टाइल स्ट्रक्चर होता है। तो ये है कुछ स्टील के स्ट्रक्चर के बारे में। एक बार फिर से क्विक रिवीजन। फेराइट क्या है, प्योर आयरन होता है जो कि काफी सॉफ्ट और डक्टाइल होता है, कार्बन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। सीमेंटाइट क्या है, सीमेंटाइट फेराइट और कार्बन का ही मिक्सचर होता है, जिसमें कार्बन और फेराइट का अनुपात कितना होता है, 1:14 होता है। पियरलाइट क्या है, ये भी एक आपका मिक्सचर है फेराइट और सीमेंटाइट का, क्योंकि जो हमारा आयरन है वो सीमेंटाइट में स्वतंत्र रूप में ना उपस्थित होके पियरलाइट के रूप में उपस्थित होता है। तो पियरलाइट वाला स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग और काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर का होता है, मजबूत स्ट्रक्चर होता है। पियरलाइट सबसे अधिक मजबूत होता है। ऑस्टेनाइट क्या होता है, जब हम स्टील को अपर क्रिटिकल रेंज में गर्म करते हैं तो सीमेंटाइट और पियरलाइट होता है, या फिर फेराइट और पियरलाइट होता है, तो जो पियरलाइट कन्वर्ट हो जाता है सीमेंटाइट में, तो हमें एक नया स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। इसके बाद आता है मार्टेनसाइट। सीमेंटाइट वाले स्ट्रक्चर को अगर हम तेजी से ठंडा कर दें तो हमें प्राप्त होता है मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट को फिर से गर्म करके स्लो मोशन में ठंडा करें तो प्राप्त होता है टूरासाइट। और यदि किसी भी स्टील को 700 के ऊपर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो प्राप्त होता है सोराबाइट।
तो ये स्ट्रक्चर्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। समझ में नहीं आता वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखिएगा। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है डिक्लेरेशंस पॉइंट एंड डिक्लेरेशंस पॉइंट। क्या होता है, मान लीजिए कोई प्लेन कार्बन स्टील है, कोई स्टील है, उसको हम गर्म करते हैं एक निश्चित दर से, एक यूनिफॉर्मली हम उसको गर्म करते हैं, तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। लेकिन जब ये लगभग 700 के करीब पहुंचा है, 723 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचता है, तो क्या होता है, उस समय इसका जो टेम्परेचर बढ़ना होता है कुछ समय के लिए रुक जाता है। रुक क्यों जाता है, हम ऐसा नहीं कि हीट सप्लाई बंद कर देते हैं, उस समय भी हम उसको ऊष्मा दे रहे होते हैं, पर जो ऊष्मा दी जाती है वो ऊष्मा क्या करती है, उसका कुछ पार्ट उसके स्ट्रक्चर को चेंज करने में व्यस्त हो जाता है, कुछ पार्ट ऊष्मा का उसके स्ट्रक्चर को चेंज करता है, और कुछ ऊष्मा का पार्ट क्या करता है, उसके तापमान को बढ़ाता है। तो जिस समय पहली बार में लिखा है द पॉइंट ऑन व्हिच इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर स्टॉप फर्स्ट टाइम, पहली बार गर्म करते समय जिस ताप पर या जिस बिंदु पर तापमान का बढ़ना रुकता है वही क्या कहलाता है, डिक्लेरेशन पॉइंट कहलाता है। लगभग 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और ये जो रेंज होती है 723 से लेके 825 के बीच में होती है। 825 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, फिर से आपका तापमान उसी दर से बढ़ना प्रारंभ हो जाता है अगर हम उसको और अधिक गर्म करें। गर्म करने के बाद फिर क्या किया, हमने उसको कूलिंग किया, कूल करना स्टार्ट किया। तो पहले धीरे धीरे आपका एक समान रूप से कूलिंग टेम्परेचर घटना चालू होता है, लेकिन उसी रेंज में पहुंचने के बाद, लगभग 700 वाले रेंज में पहुंचने के बाद उसके तापमान में जो गिरावट होती है एकाएक रुक जाती है, और स्टील की स्ट्रक्चर से एक अजीब प्रकार की चमक वाली लाइट उत्पन्न होती है। ऐसा लगता है कि उससे कोई ऊष्मा निकल रही होती है तेज रोशनी के साथ। तो इस समय जो जिस तापमान पे ये रुकता है टेम्परेचर, हमारा डिक्रीज का टेम्परेचर जो रुकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेशंस पॉइंट कहते हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो अंतर होता है बेसिकली 20 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का इन दोनों टेम्परेचर के बीच अंतर होता है। तो पहली बार जो हमारा टेम्परेचर रुका था इंक्रीज करते समय उसे डिक्लेरेशन पॉइंट, और कूलिंग करते समय जब हमारा टेम्परेचर रुका तो डिक्लेरेशन पॉइंट कहते हैं। पहली बार टेम्परेचर रुकता है तो क्या होता है, कुछ पार्ट उसका उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज करता है, कुछ पार्ट उसके टेम्परेचर को बढ़ाता है। ऐसे सेम टू सेम कूलिंग करते समय भी क्या होता है, कुछ पार्ट उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को फिर से व्यवस्थित करता है, कुछ उसका टेम्परेचर गिरावट होती है। अगर उसके रेंज के बाद और कूल डाउन किया जाए तो सेम स्पीड से सेम रेट से कूलिंग होती रहती है। तो ये है डिक्लेरेशंस एंड डिक्लेरेशंस पॉइंट। इसके बाद आता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ये जो 723 से लेकर के 825 वाली रेंज होती है इसे हम क्रिटिकल रेंज कहते हैं। इसमें दो प्रकार की रेंज होती है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। स्टील को गर्म करते समय पहली बार जब हमारा टेम्परेचर रुकता है तो वहां पर टेम्परेचर की जो वृद्धि रुकती है तो वहां पर क्या होता है, जो पियरलाइट स्ट्रक्चर होता है वो कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, किसमें, ऑस्टेनाइट में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। लिखा है द टेम्परेचर ऑन व्हिच फॉर्म, क्या लिखा है, द टेम्परेचर ऑन व्हिच फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट स्टार्ट। वह तापमान जिस पर ऑस्टेनाइट का निर्माण प्रारंभ होता है, जो आपका पियरलाइट है, पियरलाइट कन्वर्ट होने लगता है ऑस्टेनाइट में, या कह लीजिए ऑस्टेनाइट का निर्माण चालू होता है, उसे कहते हैं हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सभी स्टील के लगभग 723 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर प्रारंभ हो गया तो धीरे 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 सारा जो हमारा पियरलाइट स्ट्रक्चर है ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होता रहता है, जैसे जैसे उसका तापमान बढ़ता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि पियरलाइट टोटल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑस्टेनाइट में, और ऑस्टेनाइट का जो फॉर्मेशन है कंप्लीट हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पे ऑस्टेनाइट का पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है या पियरलाइट पूर्ण रूप से ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ये डिपेंड करता है कार्बन परसेंटेज पर, कि उस स्टील में कितनी कार्बन परसेंटेज है, उसके अनुसार से ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तो जो लोअर क्रिटिकल है सभी के लिए 723 होता है, अपर क्रिटिकल वेरी करता है कार्बन परसेंटेज के अनुसार। पर जो 0.83% वाली कार्बन होती है, कौन सी 0.83% वाली कार्बन स्टील होती है, इसके लिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों 723 डिग्री सेल्सियस ही होता है।
तो ऐसा करते हैं लोअर और अपर आपको कंफर्म हुआ होगा। लोअर जहां पर आर्टेनाइट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, अपर वो ताप जिस पर आर्टेनाइट का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अब प्लेन कार्बन स्टील की बात की जाए तो प्लेन कार्बन स्टील को अकॉर्डिंग टू कार्बन परसेंटेज के अनुसार 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, यूटेक्टोइड स्टील एंड हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। हाइपो यूटेक्टोइड स्टील क्या है? ऐसे स्टील जिसमें कार्बन की मात्रा 0.8% तक होती है, 0.8% या उससे थोड़ी कम होती है। इस जो प्लेन कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.8% तक होती है, उस कार्बन स्टील को हम जानते हैं हाइपो यूटेक्टोइड स्टील के नाम से। हाइपो मीन्स कम थोड़ा सा। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है हाइपो यूटेक्टोइड का जो स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली पियरलाइट और फेराइट के रूप में होता है। 0.8 से कम है तो जो स्ट्रक्चर है उसमें फेराइट और पियरलाइट का स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब जैसे जैसे ये कार्बन बढ़ता जाता है पियरलाइट की मात्रा बढ़ती जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब कार्बन की मात्रा पूर्ण रूप से 0.8% होती है। कहीं कभी ये 0.8 दिया जाता है और कहीं कहीं 0.83 भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जब कार्बन परसेंटेज 0.8 हो जाती है तो उस समय क्या होता है, पियरलाइट पूर्ण रूप से हमारा जो स्ट्रक्चर होता है फुली पियरलाइट होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है जो यूटेक्टोइड स्टील है इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो ठीक 0.8% होती है और इस समय जो स्ट्रक्चर होता है पूर्ण रूप से पियरलाइट स्ट्रक्चर होता है। अब और आगे जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ती जाएगी धीरे धीरे पियरलाइट हमारा कम होता जाएगा और सीमेंटाइट की मात्रा बढ़ती जाएगी। ये जो यूटेक्टोइड स्टील होता है सबसे स्ट्रॉन्ग स्टील होता है, सबसे जो बढ़िया स्ट्रक्चर वाला स्टील होता है यूटेक्टोइड स्टील होता है या फुली पियरलाइट होता है। तो जैसे जैसे पियरलाइट की मात्रा बढ़ती है स्टील की सामर्थ्य बढ़ती जाती है और जैसे जैसे पियरलाइट की मात्रा कम होती जाती है स्टील की सामर्थ्य घटती जाती है। तो कार्बन परसेंटेज बढ़ने के साथ साथ पियरलाइट की मात्रा कम होती जाती है और सीमेंटाइट की मात्रा बढ़ती जाती है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हार्ड तो होता जाता है बट जो इसमें डक्टिलिटी का गुण है वो कम होता जाता है। डक्टिलिटी का गुण कम होगा तो धीरे धीरे उसमें ब्रिटलनेस का गुण जनरेट होने लगता है ऑटोमेटिक। तो ऐसी स्टील जिसमें 0.8% से लेकर के ऊपर कार्बन की परसेंटेज मात्रा 1.5% तक होती है, 0.8 से 1.5 या कह लीजिए जिसमें कार्बन की मात्रा 0.8% से ज्यादा होती है, उस स्टील को कहते हैं हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के नाम से जानते हैं। और हाइपर यूटेक्टोइड स्टील का कंपोजिशन क्या होता है, पियरलाइट प्लस सीमेंटाइट। तो ये थे तीनों हाइपो यूटेक्टोइड, हाइपर यूटेक्टोइड और यूटेक्टोइड स्टील। हाइपो में क्या होता है 0.8 तक होता है, यूटेक्टोइड में जस्ट ठीक 0.8% तक होता है और हाइपर यूटेक्टोइड में 0.8% से अबव अप टू 1.5% तक होता है। इसके बाद एक और टर्म इसमें प्रयोग किया जाता है शोकिंग। क्या है, जब हम स्टील को गर्म करते हैं तो कुछ एक निश्चित तापमान पर पहुंचने के बाद उसी तापमान पर हम स्टील को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं कि जिससे उसका जो ग्रेन फॉर्मेशन है पूरा इक्वल हो जाए। होमोजीनियस स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए उसे क्या करते हैं, उसी तापमान पर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जो ये प्रक्रिया कहलाती है इसे कहते हैं सोकिंग, होल्डिंग एट पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर पर्टिकुलर टाइम। स्टील को हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एक निश्चित तापमान पर कुछ निश्चित समय के लिए एक समान रूप से स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए थोड़ी देर तक उसे छोड़ देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, शोकिंग कहते हैं। कई बार शोकिंग का टाइम पूछा जाता है कि अगर कोई लो एलॉय स्टील हमारे पास है तो उसके लिए शोकिंग टाइम क्या होता है। तो लो एलॉय स्टील के मान लीजिए 10 mm थिकनेस है, जो आपके पास स्टील है उसकी थिकनेस कितनी है 10 mm है, तो उसे हम 5 मिनट तक शोकिंग टाइम देंगे, मतलब 5 मिनट हम उसे होल्ड करेंगे उसी टेम्परेचर पर। तो लो एलॉय स्टील के लिए 5 मिनट होता है 10 mm थिकनेस के लिए। और इसी के विपरीत यदि हाई एलॉय स्टील है जिसमें काफी हायर कैटेगरी की स्टील है तो उसमें क्या होता है 10 मिनट दिया जाता है 10 mm थिकनेस के लिए। अगर 10 mm स्टील की थिकनेस है तो उसके लिए जो शोकिंग टाइम होगा 10 मिनट का रखा जाएगा। तो लो एलॉय स्टील के लिए, लो मतलब कम, तो कम तापमान के लिए थिकनेस वही है 10 mm बट टाइम क्या है, कम है 5 मिनट। हाई हाई मतलब हाई टाइम के लिए थिकनेस सेम 10 mm है बट कितना 10 मिनट। तो आपको यही ऑप्शन दिए जाते हैं 5 मिनट पर 10 mm, 10 मिनट पर 10 mm। तो आपको देखना क्या, अगर लो है तो लो वाला टाइम सेलेक्ट करेंगे 5 मिनट, अगर हाई है
तो हाई वाला टेम्परेचर टाइम सेलेक्ट करेंगे 10 मिनट। तो ये थोड़ी ट्रिक के हिसाब से देख सकते हैं इसको। इसके बाद क्या आता है क्वेंचिंग। आपने स्टील को गर्म कर लिया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होल्ड डाउन भी कर लिए, हमें होमोजीनियस स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया। बट वांछित गुण प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना है, ठंडा करना है, पुनः उसी पोजीशन में वापस लाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कूलिंग करते हैं। तो रैपिड कूलिंग या कह दीजिए कूलिंग ऑफ वर्क पीस, जो भी आपका वर्क पीस है उसे कूल डाउन करना है, ठंडा करना है। वो किस में कर सकते हैं, वाटर में भी कर सकते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन जो नमक का घोल होता है और पानी का घोल होता है उसमें भी किया जा सकता है। ऑयल में ठंडा कर सकते हैं, तेल में, या फिर एयर में, हवा में भी ठंडा कर सकते हैं। किस लिए करते हैं, टू ऑब्टेन सर्टेन मटेरियल प्रॉपर्टीज, अपने वांछित जो इच्छित गुण चाहिए उस गुण को प्राप्त करने के लिए अपने गुण के हिसाब से हम इसको विभिन्न प्रकार के क्वंचिंग मीडियम में ठंडा करते हैं। वाटर में ठंडा आपके जो जनरली प्लेन कार्बन स्टील होते हैं सामान्य कार्य के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, जो सामान्य स्टील होती है उसे हम ठंडा करते हैं वाटर में। इसके बाद जो ब्राइन सॉल्यूशन है जिसे हम सॉल्ट वाटर भी कहते हैं, इसमें आपकी जो ठंडा करने की दर होती बहुत अधिक होती है, बहुत तीव्र गति से ठंडा करते हैं, तो एला स्टील वगैरह इसमें ठंडा की जाती है। ऑयल की जो कूलिंग कैपेसिटी होती है ब्राइन सॉल्यूशन से कम होती है, तो इसमें जनरली हाई स्पीड स्टील वगैरह की कूलिंग की जाती है ऑयल में। और ईयर की बात की जाए तो सबसे कम कूलिंग रेट ईयर की होती है। जो हाई एलॉय स्टील होते हैं उसकी कूलिंग ईयर के द्वारा की जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, इसे आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में भी लगाना होता है। तो ब्राइन सॉल्यूशन सबसे ज्यादा गति से ठंडा करता है, उसके बाद फिर वाटर, वाटर के बाद फिर आता है ऑयल, ऑयल के बाद आता है ईयर। मतलब ईयर सबसे कम कूलिंग कैपेसिटी होती है और ब्राइन सॉल्यूशन की सबसे ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है, जंग वगैरह लगने के भी खतरा रहता है, तो ऐसे पार्ट जिन्हें कोरोजन से बचाना है उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन में ठंडा नहीं करते। इसीलिए जो हाई स्पीड स्टील वगैरह होते हैं उन्हें जनरली ऑयल में या फिर हाई एलॉय स्टील को ईयर में कूलिंग किया जाता है। तो यह कूलिंग के अनुसार किस प्रकार से हम इसे कूलिंग करते हैं। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, पहले हीट ट्रीटमेंट जाना, हीट ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है, क्या उसके कारण होते हैं, हीट ट्रीटमेंट क्या होती है, उसमें कितने प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने लोअर क्रिटिकल पॉइंट, अपर क्रिटिकल पॉइंट और प्लेन कार्बन स्टील के टाइप्स के बारे में, फिर स्ट्रोकिंग और क्वेंचिंग के बारे में जाना। तो आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। कोई टॉपिक पसंद नहीं आती है तो वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करिए, रोक करके देखिए, पॉइंट को नोट डाउन करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट मेथड के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।